रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात तो किस बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, स्वामी तो रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हर श्वास रहे हर सांस रहे हर सांस में भगवान तो किस बात की चिंता, रहे हर सांस में भगवान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब श्रीनाथ तो किस बात की चिंता। हाँ जी, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है तुम्हारे प्रोफेशनल वालों। अब प्रोफेशनल बोलते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है कि भाई साहब बस अब सीएस बन ही गए। एक बार हंस के दिखा दो, मतलब सोचो तुम सीएस बनने वाले, वैसे कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे खत्म होंगे फिर तुम सीएस बन जाओगे। जब तुम सीएस बन जाओगे तब तुम सारे भूल जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। हाँ, तो भूलना भूलना नहीं है, याद रखना, ठीक है। भूलते नहीं है, एटीट्यूड में नहीं आना, कहीं कहीं एटीट्यूड में आ जाओ, ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, तो फाइनली 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 आज से हमारी आईबीसी की रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। आज का सेशन मैं लाइव नहीं ले रहा, ठीक है। मैं क्यों लाइव नहीं ले रहा मैं उसको आपको बताऊंगा, मैं लाइव क्यों नहीं ले रहा, बट लाइव होगा या नहीं होगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इस आईबीसी की रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि हमारी क्लासेस कब कब होंगी, इन रिवीजन क्लासेस में क्या क्या करेंगे। फिर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर केस लो होंगे या नहीं होंगे, सर क्वेश्चन आंसर होंगे या नहीं होंगे, सर बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन होगी या नहीं होगी, सर मैं आईबीसी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैं पहली बार आईबीसी पढ़ रहा हूं, तो क्या इस रिवीजन क्लास से मैं रिवाइज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। सर जैसे आप टेक्स्ट में रिवीजन कराते थे, सर हमारा एग्जी आपके रिवीजन की वजह से टेक्स्ट में निकला था, क्या सेम हमारे साथ आईबीसी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो सारी की सारी बातें पहले 4 से 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा सारे बच्चों को, देन फिर आज की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, ठीक है जी। चलो एक बार अब सारे के सारे बच्चे पहले यहाँ पे एक बार देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो पहली बात, जो जितने भी बच्चे अब सीएस प्रोफेशनल के हैं, ऑब्वियस सी बात अब ओल्ड सिलेबस तो खत्म हो चुका है, तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी न्यू सिलेबस में आ चुके हैं, और न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो न्यू सिलेबस में है ही है। तो सीएस प्रोफेशनल की ग्रुप नंबर 2 में आपके 2 पेपर हैं, एक पेपर तो आपका सीआरवीआई का है और दूसरा पेपर जो है इलेक्टिव में आईबीसी का है, अगर आपने आईबीसी लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट इलेक्टिव में लिया हुआ है तो उसकी गाइडेंस वीडियो में मैं यूट्यूब पे डालूंगा, बट ये रिवीजन क्लास उनके लिए है जिन्होंने इलेक्टिव में आईबीसी लिया हुआ है, ठीक है जी। अब सीआरवे के अंदर जो लास्ट वाला आई है, जो इंसॉल्वेंसी वाला आई है, और एक इलेक्टिव पेपर में जो आईबीसी है, तो टोटल मिला के आप सब जानते हो 140 मार्क्स का है। अब ये जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, मेरे जो सीआर और आईबीसी वाले होंगे, उनको मैंने क्लास के अंदर भी बताया था कि जो ये सीआरवीआई वाला आई है,
तो 40 नंबर का जो हमारा इंसॉल्वेंसी है, इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो केस स्टडी बेस्ड बनेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो बन जाए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाए, नहीं तो बाकी क्वेश्चन जो बनेंगे वो केस स्टडी बेस्ड बनेंगे। बट अगर मैं आईबीसी, इस वाले आईबीसी की बात करूंगा, तो इस वाले आईबीसी में सारे के सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो केस स्टडी बेस्ड बनेंगे। इसमें सिंगल क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनेगा। और इस पेपर को इलेक्टिव तो भूल के मत मान के चलना, भूल के इलेक्टिव मत मान के चलना, ये आपको पूरा पढ़ के चलना है, ठीक है। वैसे तो जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया भूमि, उसने एडवांस टेक्स लिया था मेरे कहने से, उसके 80 नंबर आए थे। तो उसने इवन ये भी कहा कि सर मैंने पास्ट ईयर ट्रेंड चेक किया कि कभी आईबीसी में 65 से ऊपर नंबर इंस्टीट्यूट देता ही नहीं है, मतलब 65 70, क्योंकि इलेक्टिव में बहुत कम नंबर देता है और इलेक्टिव पेपर आजकल बहुत चैलेंजिंग हो रहे हैं क्योंकि ओपन चैलेंज है ना। तो उसने एडवांस टेक्स लिया, उसके 80 नंबर है। उसने इवन वीडियो के अंदर भी बोला सर मेरा रैंक 1 जो है उसका रीजन जो जाता है टैक्स को जाता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सबने टैक्स ऑप्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्कोप आईबीसी के अंदर भी, हमारा स्कोप हर चीज के अंदर है, जिसकी हमें नॉलेज होगी उसका स्कोप हमारे अंदर है। बट अभी मैं 140 मार्क्स के आईबीसी की जो पेपर मैं लेता हूं उसकी रिवीजन में तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, इतना तुम्हारे भाई का वादा है। तुम इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ जी, ठीक है जी। तो अब सुनो ध्यान से, अब जो हमने क्लासेस की बात करता हूं रेगुलर क्लासेस की, तो टोटल मेरे को याद है 81 लेक्चर हमारे आईबीसी के अंदर लगे थे रेगुलर बैच में। तो 81 लेक्चर हमने आईबीसी में लगाए थे। अप्रोक्सीमेट 1-1.5 घंटे का लेक्चर था, तो अगर आप 1.5 घंटे को 81 से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्सीमेट 110-20 घंटे का जो हमारा कंटेंट था उसको अब हमें यूट्यूब पे जो रिवाइज करना है, आप ये मान के चलो कि मैं 45 से 50 घंटे तुम्हें यहाँ पे देने जा रहा हूं पूरे यूट्यूब पे, जिसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से आईबीसी रिवाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जो हमने 120 घंटे में किया उसको 40 से 45 से 50, मतलब 40 से 50 घंटे की एक रेंज लेके चल रहा हूं। इसके अंदर पूरा एबीसी बहुत बढ़िया तरीके से हम रिवाइज करेंगे। अब इसमें क्या क्या करेंगे जी, इसमें जो बेस बना के चलूंगा, जो आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना उसको मैं बेस बना के चलूंगा। तो जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगा वो पूरी की पूरी रिवीजन हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से करेंगे। अब इंस्टीट्यूट की कई बार लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कुछ लैंग्वेज मेरी होगी, कुछ लैंग्वेज, आजकल एआई का जमाना है तो बिल्कुल स्टीक लैंग्वेज जो तुम्हें एग्जाम में लिख के आनी है उस लैंग्वेज के बेस पे उसको हम एनालाइज करेंगे। पूरा का पूरा मॉड्यूल आपका एक एक टॉपिक मॉड्यूल में से कवर करूंगा। अगर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में से क्वेश्चन बना रहे तो फिर हम सारा मॉड्यूल करके जाएंगे, ताकि जब इलेक्टिव में हमें यह दिक्कत ना हो कि यह टॉपिक जो है वो किस पेज नंबर पे था। बात समझ में आ रही है? और अगर हो सके तो मेरे साथ साथ में इंडेक्स भी तैयार कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ मॉड्यूल से ही कराऊंगा जी, ठीक है। वैसे मेरे क्लास के नोट्स भी हैं, वो मैं एक आधी बार यूज करूंगा, बट 99% जो हम रिवीजन करेंगे वो ऑलमोस्ट मॉड्यूल में से करेंगे। टॉपिक जो करेंगे वो मॉड्यूल में से करेंगे। उसके बाद सर क्या हम केस लो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मॉड्यूल में जगह जगह पर केस लो दिए हैं, वो सारे केस लो मैं तुम्हें कराऊंगा। और इंस्टीट्यूट हमारा सप्लीमेंट इशू करता है तो सप्लीमेंट में जो भी केस लो होंगे वो भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। फिर हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर होंगे स्कैनर से, वो क्वेश्चन भी मैं तुम्हारे यूट्यूब पे करवा दूंगा, ताकि तुम्हें ईजी हो जाए कि जो हम रिविजन कर रहे हैं उससे क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो रहे हैं। बस आपने एक काम करना है, घर जाके उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके देखनी है, उस क्वेश्चन को लिख के जरूर देखना है कि क्या वो क्वेश्चन आंसर तुमसे लिखे जा रहे हैं या नहीं लिखे जा रहे हैं। उसके बाद टोटल सेशन मैंने आपको बता दिया, टोटल सेशन जो होंगे हमारे 40 से 45 सेशन होंगे, ठीक है। और फिर इस 45 सेशन के बाद एक मैराथन मैं लूंगा नवंबर में। आज हमारी 13 तारीख है ना, आज हमारी 13 तारीख है, मैंने कहा था 13 तारीख से रिवीजन स्टार्ट होगी, तो 13 तारीख आज हमारा पहला सेशन है। तो आज ये लगा लो 13 सितंबर से लेके आने वाले 45 सेशन मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास हुआ करेगी। भगवान करे बीच में कोई छुट्टी ना हो, तो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी हमारी, संडे क्लास नहीं होगी। तो हफ्ते में 6 सेशन हो गए। अकॉर्डिंगली आप 40 से 45 सेशन काउंट कर लेना। आई थिंक मेरे ख्याल से अक्टूबर के एंड तक हमारे खत्म हो जाएंगे। देन फिर नवंबर के अंदर मैं मैराथन लेके आऊंगा आईबीसी की, जो हमने इस 45 सेशन में किया उसको कोशिश करेंगे 12 घंटे में, जो मैंने 12 घंटे की मैराथन ली थी उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे पूरा आईबीसी, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइव हो गया रिकॉर्डेड होगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोफेशनल के बच्चे मेजरली लाइव आते नहीं है। अभी अरुण सर ने भी क्लास ली थी तो उन्होंने भी कहा सर 15-20 बच्चे लाइव आते हैं, और 15-20 भी सिर्फ पहली क्लास के अंदर आते हैं, फिर 5 बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे, तो फिर वो मोटिवेशन नहीं मिलता। आप इस वीडियो के कमेंट में अगर आप लिखेंगे कि सर हम लाइव डेली आएंगे, हम रात को 9 बजे, मतलब 9 बजे क्लास होगी, चाहे वो रिकॉर्डेड होगी चाहे वो लाइव होगी। अच्छा, अगर लाइव क्लास होगी तो अरुण सर के चैनल पे होगी, ठीक है। अरुण सर के चैनल पे मैं लाइव लूंगा, उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डेड जो है ऑब्वियसली बात अपने चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा।
तो आप वहां से भी देख सकते हो, वहां से भी, वो आपके ऊपर है। और जब मैं रिकॉर्डेड डालूंगा तो अरुण सर के चैनल पे भी डालूंगा और अपने चैनल पे भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो जहां से भी आपको देखनी हो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डेली 9 बजे नोट कर लो, डेली 9 बजे नोट कर लो, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है डेली रात को 9 बजे, बस ये टाइम नोट कर लो 9 बजे जी। अब जो जो बच्चा चाहता है कि लाइव लो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब जितने बच्चे कमेंट करेंगे देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं जी, ठीक है ना। और अगर मेरे को लगता है कि 50-60 बच्चा इंटरेस्टेड है लाइव के लिए और डेली 50-60 बच्चा लाइव आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो टाइम देना है, मैं लाइव में ले लूंगा। बट अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं 10-15 बच्चा इंटरेस्टेड है तो देन फिर मैं रिकॉर्ड करके डेली ये क्लास डाल दिया करूंगा, आप उससे रिवाइज कर सकते हो। जो भी तुम्हें डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगली वीडियो में तुम्हारे डाउट्स भी सोल्व कर दूंगा। बाकी मेरे को लाइव लेने के अंदर मजा आता है क्योंकि एग्जाम में 300-400 बच्चा लाइव होता है तो हम लाइव ले लेते हैं। बट प्रोफेशनल के अंदर ट्रेनिंग होती है, बच्चों के बहुत सारे मतलब बैचेस होते हैं, तो इसलिए प्रोफेशनल में बहुत कम बच्चा लाइव लेते हैं जी, ठीक है। बाकी आप मेरे को बताएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लाइव लेने के लिए भी। कमेंट में लिख देना, जितने कमेंट आएंगे मैक्सिमम या लाइक्स जितने आएंगे उसके मेरे को पता लग जाएगा आप इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया जी। तो हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, तो ये लगा लो ये एग्जॉस्टिव रिवीजन होने वाली है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं होने वाली, केस लो भी, क्वेश्चंस भी, प्रोविजन भी, सब कुछ हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है जो रेगुलर बैच में होता है वो एक अलग लेवल का है, बट इसमें कोशिश करूंगा उसी को कंसाइज करके तुम्हें फटाफट से मैं वो चीजें रिकॉल करवा दूं जो हमने रेगुलर बैच में किया था, ठीक है। आ जाओ, अब इसी के साथ ही हम आज अपनी रिवीजन यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, ये लो जी। अब आपका सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का रिवाइज करने जा रहे हैं। ये आपका मॉड्यूल है तो हम यहीं से इसकी रिवीजन करके चलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आओ। अब सबसे पहले थोड़ा सा ना बेस समझ लो कि हम कैसे रिवाइज कर रहे हैं। याद करो जब हमने सीआर का पेपर स्टार्ट किया था ना तो उसके अंदर मैंने कहा था कि एक तो आपका होता है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। एक मैंने फिर आपको कहा था एक होता है आपका बैंकरप्सी, ठीक है जी। और एक फिर यहां पर होता है लिक्विडेशन, ठीक है। और एक फिर यहां पे होता है वाइंडिंग अप। तो ये मान के चलो कि हमारे सिलेबस में जो हमारा आईबीसी है 140 मार्क्स का, उसमें इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बेस क्लियर कर दूं, जो ये वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या है, देन फिर मैं यहां पे इंट्रोडक्शन के ऊपर आऊंगा कि बैंकरप्सी वर्ड कहां से आया, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब समझो, इंसॉल्वेंसी का मतलब आई थिंक सबको पता होगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है जिसमें कोई पर्सन जो डेट ड्यू हो चुका है और जो डेट पेबल है बट वो पे करने के अनेबल हो चुका है, उसको इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ऐसा कोई भी डेट जो ड्यू एंड पेबल है बट सामने वाला पर्सन उसको पे करने में अनेबल हो चुका है, तो हम ये बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गया। अच्छा, इंसॉल्वेंसी जो है ना, ये कैटेगरी जो है ये कोई कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता, मतलब ये हमारी अवस्था है, ये हमें पता होती है। एक बात मेरे को सोच के बताओ कि जितने बच्चे भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्या इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट दोनों सेम चीजें होती हैं? मतलब क्योंकि ना कई बार मुंह से वर्ड निकलता है इंसॉल्वेंट या कई बार मुंह से वर्ड निकलता है इंसॉल्वेंसी, तो क्या इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट दोनों सेम चीजें होती हैं? आंसर इज नो। इंसॉल्वेंसी जो है वो एक सिचुएशन है, वो एक अवस्था है, और जो पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स ने फॉर एग्जांपल पीएनबी बैंक के पैसे देने हैं, पीएनबी बैंक ने मिस्टर एक्स को पैसे दिए हैं और मिस्टर एक्स कह रहे मैं पे करने के अनेबल हूं, मेरे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं है। अब मेरे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं है तो एक्स जो है वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी बोलेंगे, और एक्स को हम क्या नाम देंगे? इंसॉल्वेंट नाम देंगे। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, एक बात मैं और बताओ, क्या ये इंसॉल्वेंसी वर्ड हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए यूज कर सकते हैं या पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज कर सकते हैं या एलएलपी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं या किसी कंपनी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, या ये वर्ड हम सबके लिए कर सकते हैं? हम सबके लिए कर सकते हैं। मतलब इंसॉल्वेंसी वर्ड जो है ना वो एक तरह का अम्ब्रेला है, मतलब एक बहुत वाइड टर्म है, इसमें सब लोग कवर हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, डेट पे करने के अनेबल तो कोई भी हो सकता है ना। भाई फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी ने लोन लिया हो, अब अगर कंपनी ने कोई लोन लिया और कंपनी डेट पे करने के अनेबल हो गई तो कंपनी इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गई।
पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया, पार्टनरशिप फर्म डेट पे करने में अनेबल हो गई तो पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गई। एक इंडिविजुअल ने लोन लिया, इंडिविजुअल डेट पे करने के अनेबल हो गया तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गया। तो ये दिमाग में मत लेके आना कि सिर्फ ये कॉर्पोरेट केस में। मैं इसलिए कह रहा हूं जितने बच्चे सामने बैठे हैं ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा बच्चा कंपनी सेक्रेटरी वाला होगा। अब तुम सब सीएस कर रहे हो तो दिमाग में लगता है कंपनी सेक्रेटरी तो हमें कंपनी की इंसॉल्वेंसी संभालनी है, तो ये वर्ड जो है कंपनी के लिए होता है, आंसर इज नो। वो बात एक अलग है कि हमें आगे जाके काम कंपनी का करना है, हमारे पास कंपनी के इंसॉल्वेंसी के केसेस आएंगे, वो बात अलग है। हमारे पास इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी के केसेस नहीं आएंगे, बट इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी भी होती है। और याद करो जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं या आपने कहीं से भी क्लासेस ली हैं, याद नहीं आ रहा कि इंसॉल्वेंसी का लॉ जो है आईबीसी कोड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। याद करो थोड़ा सा कि जो हमारा आईबीसी कोड बना हुआ है उसके 5 पार्ट है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। याद करो मैंने कहा था एक पार्ट नंबर 1 होता है, फिर एक पार्ट नंबर 2 होता है, फिर एक पार्ट नंबर 3 होता है, फिर एक पार्ट नंबर 4 होता है, फिर एक पार्ट नंबर 5 होता है। याद आ रहा है कुछ आपको थोड़ा थोड़ा? फिर पार्ट नंबर 1 के अंदर सेक्शन नंबर 1 to 3 होते हैं, फिर पार्ट नंबर 2 के अंदर सेक्शन 4 से लेकर 77A तक होते हैं, फिर पार्ट नंबर 3 में सेक्शन 78 से लेकर 187 तक होते हैं, फिर पार्ट नंबर 4 में सेक्शन 188 से लेकर 223 तक होते हैं, फिर पार्ट नंबर 4 में 224 से लेकर 255 तक होते हैं। ये सभी सेक्शन होते हैं। और फिर पार्ट नंबर 1 तो होता है प्रीलिमिनरी जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। फिर पार्ट नंबर 2 जो सबसे मेन है, जो एक सीएस के लिए मतलब ये लगा लो सीएस की जान है, जो सबसे जरूरी है तुम्हें समझना, वो पार्ट नंबर 2 है सेक्शन 4 से लेकर 77। और जिन्होंने अभी तक पेपर दिए हैं प्रोफेशनल में तो उनको पता होगा पार्ट नंबर 2 कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि अगर मान लो 40 नंबर का आईबीसी है तो 40 में से कम 25 नंबर की वेटेज पार्ट नंबर 2 की है, कम से कम 25 नंबर की वेटेज। और वही 100 नंबर के आईबीसी में कम से कम 60 से 70 नंबर की वेटेज पार्ट नंबर 2 की है। तो पार्ट नंबर 2 आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में क्या है कि अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सन है उसकी इंसॉल्वेंसी और उसकी इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन और वो लिक्विडेशन और वो वाइंडिंग अप, ये सारी बातें जो है पार्ट नंबर 2 में है। मतलब एक कॉर्पोरेट पर्सन की पूरी पिक्चर जो है, अगर वो इंसॉल्वेंसी में चला गया उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कैसे करेंगे, अगर इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं होती तो फिर उसके अगेंस्ट में लिक्विडेशन कैसे स्टार्ट होगा, फिर लिक्विडेशन के बाद वाइंड अप कैसे होगा। तो ये सारी की सारी बातें पार्ट नंबर 2 के अंदर आती है और हमें आगे जाके काम करना इसका है। भाई हम जो सीएस बनने वाले हैं, हमें कंपनी का काम करना है, तो हमारे लिए पार्ट नंबर 2 सबसे मेन है। फिर पार्ट नंबर 3, अब ये पार्ट नंबर 3 जो है ना, ये तुम्हारे सीआर वाले आईबीसी में नहीं है, ये सीआरवीआई के अंदर नहीं है। जो इलेक्टिव वाला आईबीसी है उसके अंदर हमारा पार्ट नंबर 3 है। ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की जो इंसॉल्वेंसी है उसको रिजोल्व कैसे करेंगे, पार्ट नंबर 3 है। क्या बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सी बात है, ये पार्ट नंबर 3 जो है ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने का, जो इलेक्टिव के अंदर है, जो सीआर वाली आईबीसी में नहीं पढ़ना, ना हमें रिवाइज करना। फिर पार्ट नंबर 4 ये जो है इसके अंदर क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी की सारी बातें जो भी आपके मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो सारे पार्ट नंबर 4 है। एंड फिर पार्ट नंबर 5 जो है वो मिसलेनियस है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि इंसॉल्वेंसी वर्ड जो है हम सबके लिए यूज करते हैं, और इंसॉल्वेंसी कोई कोर्ट की डिक्लेरेशन नहीं है, ये हमारी सिचुएशन है, ये हमें खुद पता लगती है कि अगर हम किसी को डेट पे करने में एनेबल हो गए हैं तो हम इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आ गए। अब आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, अब इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में आने के बाद ना 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें क्या है, गवर्नमेंट कहती है इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कौन आया ये बताओ। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कौन आया? अब गवर्नमेंट ने कहा अगर इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में इंडिविजुअल आया या इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म आई, तो अगर इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में इंडिविजुअल आया या इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म आई, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भैया उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी वो बैंकरप्सी की होंगी। मतलब बैंकरप्सी जो हम वर्ड यूज करते हैं वो सबके लिए नहीं करते, आगे जाके तुम यहां पर पढ़ोगे वो स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में साफ साफ लिखा है कि बैंकरप्सी वर्ड जो है हम जो यूज करेंगे ओनली फॉर द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। तो सर अगर मान लो कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में जा रही है तो उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, लिक्विडेशन। उसके लिए फिर हम वर्ड यूज करेंगे लिक्विडेशन का, उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी वो लिक्विडेशन की स्टार्ट होंगी।
तो आप समझ सकते हो, आपके दिमाग में फिर यहां पे क्लिक हो गया होगा कि हमारे लिए लिक्विडेशन के प्रोविजन मोर इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बैंकरप्सी, क्योंकि हमें काम कंपनीज के करने हैं। फिर अगर बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चल रही है, अब अगर मान लो बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर फाइनल कंक्लूजन जो होता है फिर वो बैंकरप्ट होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, बैंकरप्ट। एक वर्ड सुना होगा बैंकरप्ट, और बैंकरप्ट हम वर्ड यूज करते हैं अगेन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए। कंपनी वाले केस में एक वर्ड यूज करते हैं वाइंडिंग, अगर आपको याद आ रहा हो तो बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा ना अपने दिमाग में एक डायग्राम लेके चलना, मतलब अपने दिमाग में एक हिरारकी लेके चलना, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ना कई बार पूरा एबीसी लॉ पढ़ लिया, बच्चे को यही पल्ले नहीं पड़ रहा कि बैंकरप्सी किसके लिए पढ़ रहा हूं, बैंकरप्ट किसको बोल रहा हूं, फिर लिक्विडेशन किसके लिए पढ़ रहा हूं, या वाइंडिंग अप किसके लिए पढ़ रहा हूं। तो आप थोड़ा सा हिरारकी लेके चलना कि भैया इंसॉल्वेंसी, अगर मैं इंसॉल्वेंसी की बात करूंगा तो इंसॉल्वेंसी वर्ड जो है ये तो एक अम्ब्रेला है, मतलब इंसॉल्वेंसी वर्ड ये सबके लिए यूज करते हैं। फिर इंसॉल्वेंसी से बाइफर्केशन होना स्टार्ट होता है कि इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म गई है, या इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में जो है वो कंपनी गई है, मतलब कॉर्पोरेट पर्सन गया। ठीक है, अब कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर ऑब्वियस सी बात है एलएलपी भी यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में गया तो फिर यहां पे लिक्विडेशन की बातें होती हैं, फिर यहां पे नॉर्मली वाइंडिंग अप की बातें होती हैं। और अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की बातें होती हैं तो फिर यहां पे गवर्नमेंट कहती है यहां पे बैंकरप्सी की बातें होती हैं, फिर यहां पे बैंकरप्ट की बातें होती हैं। इस तरह से हमारी नॉर्मली प्रोसीडिंग काम करती है, ये दिमाग में लेके चलना चाहिए। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब दोबारा से रिवीजन की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, मॉड्यूल पे आओ जी। अब इंट्रोडक्शन देखो। अब इंट्रोडक्शन में ये बता रखा है कि जो ये बैंकरप्सी वर्ड है, बैंकरप्सी वर्ड आया कहां से, क्या ये पेपर के अंदर बनता है? नहीं बनता। ठीक है, बट थोड़ा सा बेसिक है, तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ओरिजिन कहां से बना। तो बैंकरप्सी वर्ड आप याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी बताया था कि बैंकरप्सी वर्ड जो है इटली में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे एक धंधा होता था, और वहां पर अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर देता था तो उसका बेंच तोड़ देते थे, और उस बेंच तोड़ने को हम बोलते थे बैंकारोटा। क्या बोलते थे? गाली नहीं देनी, बैंकारोटा, बैंकारोटा। तो वहां से ये माना गया कि बैंकरप्सी का इवोल्यूशन हुआ, कि बैंकरप्सी का ओरिजिन जो है वो वहां से हुआ। जैसे याद है आपको, जब हम एग्जीक्यूटिव में टैक्स की बात करते थे तो हम बोलते थे टैक्स का ओरिजिन कहां से हुआ? एक लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड टैक्सो। तो लैटिन वर्ड टैक्सो से टैक्स का ओरिजिन हुआ। तो सेम बैंकरप्सी वर्ड का जो ओरिजिन हुआ, अगर आप चेक करोगे, देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो द वर्ड bankruptcy is widely believed to have originated from an Italian phrase that is bancarota. Banca means bench, banca means bench, और rota means broken. तो उस bench को broken, तोड़ना। It is believed that word bankruptcy originated from the trade that was carried out on the Ponte Vecchio is a medieval segmental arc bridge over the Arno River in फ्लोरेंस, इटली। इटली में मतलब एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे एक बिजनेस होते थे। in Italy, if a banker who conducted his marketplace transaction on a bench was unable to meet business obligation, was in debt, his bench was broken in a symbolic show। मतलब एक symbolic show था कि हाँ भाई ये बंदा फेलियर हो गया, and his ability to continue this act bancarota or breaking the bench is believed to have evolved into the modern concept of bankruptcy। ये बस तुम्हें, जब तुम आके टीचिंग में जाओगे तब तुम्हें समझाने के काम आएगा, अदरवाइज एग्जाम में किसी काम का नहीं है कि बैंकरप्सी का ओरिजिन कहां से हुआ, ना वो तुमसे एग्जाम में पूछेंगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? एग्जीक्यूटिव लेवल पे बात एक अलग होती है, बट प्रोफेशनल लेवल पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये तो एक बिल्कुल बेस है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे फिर उसने बोला रही बैंकरप्सी का जो ये लॉ लेकर आए, इस बैंकरप्सी के लॉ का रीजन क्या है, मतलब गवर्नमेंट के लॉ क्यों लेकर आई बैंकरप्सी का लॉ। तो वो कह रहे हैं रोल ऑफ द लॉ ए फॉर्मल बैंकरप्सी इज ए प्रोसेस is to lay down rule of the procedure into which the conflict is channelized and result is a solution। भाई सिंपल सी बात है, ये लोग किस लिए लेकर आए कि जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है उसको चैनलाइज करें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। अच्छा, अब ये बात एक छोटी सी और ध्यान देना जी, एक छोटी सी बात ये और ध्यान देना, जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे तो ये बातें हमने पहली दूसरी क्लास में डिस्कस की थी, जो आपको दोबारा सुनने को मिल रही है। और मैं अगेन बोल दूं, ये मत कहना सीधा केस स्टडी करा दो। देखो मेरा रिवीजन कराने का तरीका सेम रहेगा जो मैं टेक्स्ट में करवाता था, बिल्कुल ओरिजिन से, क्योंकि YouTube पे सिर्फ मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं, YouTube पे बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो कई बार क्लासेस नहीं ले पाते।
तो बिल्कुल हम बेस से लेके चलेंगे, ओरिजिन से लेके चलेंगे, और हर वीडियो के एंड में अपने कमेंट में बताना जरूर है तुम्हें क्लास कैसी लगी। देखो एग्जाम में तो तुम बहुत सारे मैसेज करते थे, तुम मुझे बहुत मोटिवेट करते थे एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूं सर। और अगर प्रोफेशनल में भी तुम अगर मुझे ऐसे मोटिवेट करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे दिमाग से मैं आईबीसी का डर ही खत्म कर दूंगा। और फिर जब ये हो गया देन फिर हम बात करेंगे सीआर की जी। ये तुम्हारे भाई का वादा है सर, एग्जाम में जो वादा किया था वो निभाते थे ना, सेम यहां पर होगा। बट आपके लाइक्स और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वो कमेंट नहीं करते, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन डगमगा जाता है बस। ठीक है, जैसे आपको मोटिवेशन की नीड होती है ना, ऐसे हमें भी मोटिवेशन की नीड होती है, बात ध्यान रखना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बैंकरप्सी हो या इंसॉल्वेंसी हो, देखो वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो एक प्रोसेस है कि उसको चैनलाइज करने का और एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का। आप मेरे को बताओ कि दो लोग कौन से निकल के आ रहे हैं, दो लोग कौन, आप ये बात मान के चलो, जो अगर किसी को आईबीसी लो अच्छे से समझना है या रिवाइज करना है ना, चार चीज ध्यान रखना, चार चीजें बस। अगर ये चार चीजें तुम दिमाग में लेके चलते हो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चार टर्म्स तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है। एक तो टर्म्स तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है डेटर, एक टर्म तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है क्रेडिटर, एक टर्म तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है डेट, और फिर एक टर्म तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है डिफॉल्ट। बस मतलब ये दिमाग में लेके चलो, क्रेडिटर ने डेटर को डेट दिया और डेटर ने उस डेट में डिफॉल्ट कर दिया, तो बस वहां पे इंसॉल्वेंसी की स्टार्टिंग हो गई। अब वो डेट कितने का हो, डिफॉल्ट कितने का हो, वो सारी बातें बाद की हैं। बेस क्या है, अब 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट हो तब इंसॉल्वेंसी लो लगेगा, वो ज्ञान अभी नहीं मेरे को देना, वो ज्ञान आगे रखे सेक्शन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अभी बस एक बेस बना के चलो। बेस क्या है, सामने क्रेडिटर है, इधर डेटर है, क्रेडिटर ने डेटर को डेट दिया, डेटर ने इस डेट में डिफॉल्ट कर दिया, अब इस डेटर ने डिफॉल्ट किया, अब इस डेटर को क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी के लो में घसीट के लेके जाएगा, तो ये इंसॉल्वेंसी। और इसी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, वो कह रहे बैंकरप्सी का लो बस ये बताता है कि जो भी तुम बैंकरप्सी का लॉ पढ़ने जा रहे हो, ये इसीलिए प्रोसेस, ये इसीलिए तैयार किया गया ताकि दो लोगों को बिठा के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। आगे देखो जी, अब देखो उसमें बोला है, अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकरप्सी प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्या है बैंकरप्सी प्रोसेस का, इज टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, किसका, फॉर नेगोशिएशन बिटवीन क्रेडिटर्स एंड एक्सटर्नल फाइनेंसर विच कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ सच रीअरेंजमेंट। ठीक है, creditors put money into debt, यानी ना creditors put money into debt investment today in return for the promise to fix future cash flow। अब क्या होता है, creditors क्या करते हैं, पैसा देते हैं। अब सोच के बोलना यार मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, तो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, आपने कहा सर मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, आपने कहा सर मैं आपको 120 रुपए लौटा दूंगा 1 महीने के बाद, मैंने इसलिए 100 रुपए दिए ना भाई, मेरे को लगा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे 1 महीने के बाद 120 रुपए वापिस करोगे। अब मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए इसलिए कि तुम मुझे 120 रुपए वापस करोगे, बट अगर मेरे 120 रुपए डूब गए, ये भी तो रिस्क है ना, अगर मेरे 120 रुपए डूब गए तो ये भी तो रिस्क यहां पे निकल के आ रहा है। तो वही तो यहां पे वो कहना चाह रहा है, कह रहा बट द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन दीज इन्वेस्टमेंट आर स्टिल अनसर्टेन बिकॉज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट द सेलर, सेलर मतलब डेटर, मतलब वो तुम्हारी बात हो रही है, क्या हो रहा है लाइट को, भाई साहब लाइट ना भाग जाए, सेलर मतलब डेटर, वो तुम्हारी बात हो रही है, तो मे मेक रीपेमेंट एज प्रोमिस, या तो तुम मुझे टाइम से पेमेंट कर दोगे, या तो तुम मुझे टाइम से पेमेंट कर दोगे। क्लास तो सही चल रही है ना, हाँ, या तो क्या होगा तुम मुझे टाइम से पेमेंट कर दोगे। अब या तुम मुझे टाइम से पेमेंट कर दोगे और ही में डिफॉल्ट एंड डज नॉट मेक द पेमेंट, या तो मुझे टाइम से पेमेंट नहीं करोगे या तो मुझे पेमेंट ही नहीं करोगे। तो व्हेन दिस हैपन द डेटर इज कंसीडर इंसॉल्वेंट, ध्यान रखना, द डेटर इज कंसीडर इंसॉल्वेंट अदर देन केस ऑफ आउटस्टेड फ्रॉड। अब फ्रॉड के अलावा और भी तो केस हो सकते हैं। अब ये तो चलो देखो सिंपल सी बात है, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तुमने मेरा फ्रॉड कर दिया, एक बात तो ये हो गई, बट फ्रॉड के अलावा तुम्हारा पैसे ना देने का रीजन क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। ये लगा लो जी, इस क्वेश्चन को आप साथ साथ हाईलाइट कर लेना, ये मॉड्यूल खोल के बैठ जाना जी, मॉड्यूल सबके पास है ना, तो मॉड्यूल सबके पास है, मॉड्यूल खोल के बैठ जाना, जहां जहां मैं हाईलाइट कराऊंगा, जहां जहां मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कलर वाला कर रहा हूं, तो कलर वाला साथ में करते रहना, लगना चाहिए तुमने मॉड्यूल पढ़ा है, ये बात ध्यान दो जी। तो यहां पे इसको हाईलाइट कर लेना। अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉड के अलावा 2 रीजन और हो सकते हैं कि सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा। पहला रीजन क्या है, फाइनेंशियल फेलियर, दूसरा रीजन क्या है, बिजनेस फेलियर। अच्छा, फाइनेंशियल फेलियर का मतलब ये होता है कि अगर कैश फ्लो के बीच में मिसमैच हो रहा है,
कैश फ्लो के बीच में मिसमैच कैसे हो रहा है? जैसे मान लो मैं किसी को सामान बेचता हूं, अब मैंने, हेलो भाई साहब, ओए इधर, मैं किसी को सामान बेच रहा हूं, तो मैंने सामने वाले को सामान बेचा, तो मैंने बोला कि तू मेरे को ना पेमेंट 90 दिन में कर दियो, और जिससे मैं सामान खरीद रहा हूं वो मेरे से पैसे 30 दिन के अंदर मांग रहा है, तो क्या मेरा मिसमैच नहीं हो जाएगा? क्या मैं उसको पैसे दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा पैसे। भाई सामने से मुझे 90 दिन के अंदर आने हैं, देने मुझे 30 दिन के अंदर है, तो मेरा पैसा कहां से आएगा? तो फाइनेंशियल फेलियर होगा ना मेरे पास। भाई अब जब तक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब तक तो मैं देता गया देता गया देता गया, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं सामने वाले को तो उधार दे रहा हूं, बट मेरे पास देने के पैसे ही नहीं है ना। अब जब देने के पैसे ही नहीं है, और मान लो फॉर एग्जांपल सामने वाला बंदा भी डिफॉल्ट कर गया, तो मैं कैसे बिजनेस चलाऊंगा? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फेलियर, कि बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मेरा बिल्कुल सही है, बहुत ध्यान सुना सर, बिजनेस मेरा बिल्कुल सही है, बिजनेस में दिक्कत नहीं आ रही। और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनके बिजनेस में दिक्कत नहीं है, बट वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो उसने बोला एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा बिजनेस फेलियर, तुम्हारा बिजनेस ही खत्म है, बिजनेस ही बेकार है, बिजनेस चल ही नहीं सकता। याद है वो शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंडिया के अंदर वो एक आया था बंदा, वो सिप लाइन वाला, वो कहता था भाई साहब इसको भी कैप पहना दूंगा, तो अश्नीर ग्रोवर ने कहा था भाई क्या कर रहा है तू? कह रहा भाई तेरा बिजनेस मॉडल ही खराब है। जबकि उसने बाद में बिजनेस खड़ा करके दिखाया था, उसकी फिर वो यूट्यूब पे वीडियो भी आई थी कि देखो मैंने बिजनेस खड़ा करके दिखाया कि मेरे आज एयरपोर्ट पे, आज कई सारे एयरपोर्ट के ऊपर मेरे बिजनेस बिक रहे हैं। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अश्नीर ग्रोवर ने क्या वर्ड यूज किया था कि तेरा बिजनेस मॉडल ही खराब है। अब उसने ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल दिक्कत आएगी, भाई बिजनेस मॉडल ही खराब है, तेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा, जीरो। और एक वो जो आया था, वो क्या नाम है उसका, नाभी वाला, वो कह रहा था कि फैंटेसी की क्या फैंटेसी क्या फैंटेसी, तो सारे भाई साहब वो शार्क घूम रहे थे, फिर उसने कहा अरे गोल नाभी करने के लिए उसने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला, बताओ भाई साहब, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सब शार्क ने बोला था भाई साहब क्या कर रहे हो, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका इलाज करो ना, नाभि का इलाज करो कि नाभि गोल कैसे होगी। तो उन्होंने बोला तेरा बिजनेस मॉडल ही खराब है। तो बिजनेस फेलियर का मतलब ये होता है। अब अगर बिजनेस फेलियर हो गया तो भी आप डेट पे करने के इनेबल हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहे, पैसा मैंने लगा रखा है, अब जहां से मैंने पैसा उठा रखा है वो बिजनेस ही काम नहीं करेगा, तो उनको पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो बिजनेस फेलियर वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखो यहां पे तो दो तरीके होते, मतलब फ्रॉड के अलावा सामने वाले बंदे ने पैसा मार लिया फ्रॉड से, बट फ्रॉड के अलावा भी दो रीजन हो सकते हैं उसके पैसे मारने के, या तो फाइनेंशियल फेलियर या बिजनेस फेलियर। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर के अंदर सीआरबीआई के अंदर कि भैया फ्रॉड के अलावा कौन से रीजन हो सकते हैं, मतलब इंसॉल्वेंसी में जाने के, तो दो, या तो फाइनेंशियल फेलियर हो गया या बिजनेस फेलियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर यहां पे क्या जी, वो कह रहे हैं साउंड बैंक्रप्सी प्रोसेस इज वन, ए साउंड बैंक्रप्सी प्रोसेस इज वन, द हेल्प क्या हेल्प करता है, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स रियलाइज एंड एग्री वेदर द एंटिटीज फेसिंग फाइनेंशियल फेलियर और बिजनेस फेलियर, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ बोथ पार्टी टू रियलाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस इन द इंसॉल्वेंसी। मतलब ये दोनों सामने बैठ जाओ, अब तुम बताओ कि हाँ भाई किस तरह से कितनी मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हो, ये बैंक्रप्सी प्रोसेस आपको एक तरीका बताता है बस। तो ये पॉइंट नंबर है इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया कि क्या पढ़ने वाले हो तुम, क्या रिवाइज करने वाले हो, क्लियर है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया जी, इंसॉल्वेंसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है। अब उस स्टेट में क्या होता है, जहां पे एसेट्स आपकी, जहां पे एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे हिज डेट और इज जनरल इनेबिलिटी टू पे हिज डेट। मतलब सिंपल सी बात है कि या तो आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट कम है, या आप डेट पे करने के इनेबल हो चुके हो। द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज्ड इन ए, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सेंस टू एक्सप्रेस द इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टी टू पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये सबसे मेन बात है। ये मैं आपके ये बच्चा कह रहा सर बहुत धीरे नहीं चल रहे गाबा सर, भगाओ गाबा सर, थांबा भागेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है नहीं। पहले एक बार थोड़ा बेस क्लियर कर लो, क्योंकि आपने पता नहीं आईबीसी कब पढ़ा होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है आपने कब पढ़ा होगा। तो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब वही ये पॉइंट यहां पे ध्यान देना कि अगर कोई पर्सन वो कह रहा है आप डेट पे करने के इनेबल हो गए, कौन सा डेट पे करने के इनेबल हो गए। अब एक बात मेरे को बताओ यार, सारे बच्चे एक बात मेरे को बताना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब इधर, पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि मान लो मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने कहा 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, मुझे पैसे वापस कर देना, 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, और मैंने 10 दिन के बाद तुमसे पैसे मांग लिए, तुमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा अभी,
तुमने कहा 10 दिन के बाद मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था, तो क्या आप सोच के बताना, क्या इंसॉल्वेंसी में कवर कर लूं? क्या मैं ये बोल दूं कि तुम इंसॉल्वेंट हो गए? तुम्हें मेरी बात पल्ले पड़ रही है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया मैंने तुम्हें पैसा दिया, मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था। मैंने तुम्हें कितने महीने का टाइम दिया था? 1 महीने का टाइम दिया था। और तुमने भाई साहब ये बोल दिया कि मैंने तुम्हें 10 दिन के बाद पैसे मांग लिए, जबकि 1 महीने का टाइम मैंने खुद दिया था। तुमने 10 दिन के बाद बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे पास पैसे अभी नहीं चुका पाऊंगा। क्या मैं इंसॉल्वेंसी वाली कैटेगरी में कवर करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेट अभी ड्यू ही नहीं हुआ। ये ड्यू कब होगा? 1 महीने के बाद। तो जब ये ड्यू एंड पेबल होगा, जब तुम पे करने के नेबल हो जाओगे, तब गवर्नमेंट ने कहा वो इंसॉल्वेंसी में डालना। आगे देखो बैंक्रप्सी में क्या लिखा है। बैंक्रप्सी इज इन द कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है। इट इज लीगल स्टेटस। अब तुम्हें लीगल स्टेटस मिल गया। बात समझ रहे हो? चुपके चुपके पहले प्यार करते थे, अब मम्मी और पापा ने स्टैंप लगा दी कि हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फॉर्मल डिक्लेरेशन। अब कार्ड छप गए हैं, समझ रहे हो? कार्ड छप गए। पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, तुम एक दूसरे को मैसेज भेजते थे कि तू जहां है, जैसी है वैसी ही रहना, तुम्हारा मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा होना ही काफी है। ठीक है? फिर वो सामने से बोलती थी बात करो घर पे, मेरे घर में शादी के लड़का देख रहे हैं। फिर अब्बा नहीं मानेंगे, बट फाइनली क्या हुआ? फॉर्मल डिक्लेरेशन हो गई, दोनों सीएस बन गए। सीएस बन गए, लीगल डिक्लेरेशन, मम्मी पापा ने बोला डन। तो ये होगी बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग, लीगल स्टेटस मिल गया। अब देखो बैंक्रप्सी प्रोसेस बिगिन विद द फाइलिंग ऑफ ए पिटीशन इन ए कोर्ट। आपने कोर्ट में पिटीशन डाल दी बिफोर एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस, द डेटर्स एज सेट एंड द इवेल्युएटेड एंड यूज्ड टू पे द क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब आगे देखो जी, therefore while insolvency is the inability to debtor to repay their debt, the bankruptcy on the other hand is a formal declaration of insolvency। अब ये formal declaration है कि हाँ ये बंदा insolvency में चला गया in accordance with law। Insolvency describe a situation where the debtor is unable to meet his or her obligation and bankruptcy occur when a court determine insolvency। जब कोर्ट ने डिटरमाइन कर दी इंसॉल्वेंसी तो फिर वो बैंक्रप्सी में आ गया। ठीक है? आगे देखो, द टर्म इंसॉल्वेंसी इज यूज फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी। इंसॉल्वेंसी वर्ड आप सबके लिए यूज कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी वर्ड आप सबके लिए यूज कर सकते हो। इफ इंसॉल्वेंसी इज नॉट रिजॉल्व, अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होती, लीड बैंक्रप्सी इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड लिक्विडेशन इन केस ऑफ कॉर्पोरेट। और जब मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की, तो ऑब्वियस सी बात है सामने पार्टनरशिप फर्म की भी बात हो रही है। ठीक है जी? तो अब लिक्विडेशन का मतलब वही हो गया। लिक्विडेशन का मतलब तुम्हारी एसेट बिकेंगी जी, एसेट तुम्हारी बिकेंगी, एसेट बेचेंगे, फिर फाइनली वाइंडिंग अप होगा। ये आपका लिक्विडेशन यहां पे निकल के आ रहा है जी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इंट्रोडक्शन में आ गया जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? अब यहां से आओ, अब ये इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। मतलब पहले यूके के बारे में बताएंगे, फिर यूएसए के बारे में बताएंगे, फिर इंडिया के बारे में बताएंगे। सर क्यों बताएंगे? हमें तो इंडिया का पढ़ना होगा। नहीं, अब आईसीएसआई पता है, इंटरनेशनल भी आजकल सेमिनार चल रहे हैं, इंटरनेशनल भी कॉन्वोकेशन, उनकी कन्वेंशन हो रहे हैं बाहर। अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से अभी उनका था, तो अब उनको डालना पड़ता है ना कि अब आईसीएसआई भी कोई नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। तो जगह जगह इनके सेंटर खुल चुके हैं, तो जब वो इनके मॉड्यूल बनते हैं तो वो इंटरनेशनल के बेस पे बनते हैं। हाँ भाई इसमें आपने लिखा है नहीं लिखा कि यूके में इंसॉल्वेंसी लॉ का ओरिजिन कैसा हुआ, यूएस में इंसॉल्वेंसी लॉ का ओरिजिन कैसा हुआ, देन फिर आपको देखने को मिलेगा इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉ कैसे आया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले यूके में आया, यूके को कॉपी किया यूएस ने, और फिर इंडिया का जो लॉ है उसने भी यूके को कॉपी करके बनाया आज, और हम गुलाम रहे यूके के। यही तो हुआ था। तो हमने वहीं से इंसॉल्वेंसी को लोगों उठाया, और फिर धीरे धीरे करते 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 1909, मतलब 1909 से पहले एक और एक्ट था, 1800 से स्टार्टिंग हुई थी। 1800 से, मतलब 1800 भी आपको दिखाऊंगा, 1800 से हमारी इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी। फिर धीरे धीरे करते करते यार फाइनली आईबीसी कोड 2016, जो एक यूनिफॉर्म एक्ट बन गया सारे आईबीसी के लिए। ठीक है जी? तो मतलब अगर तुम्हें आईबीसी की नॉलेज चाहिए ना, सिर्फ तुम्हें आईबीसी कोड ही पढ़ना है, तुम्हें कंपनीज एक्ट की नॉलेज नहीं भी है चलेगा, सिक्योरिटी लॉ की नॉलेज नहीं भी है चलेगा, सिर्फ आईबीसी कोड अगर उठा लोगे उसके अंदर पूरा आईबीसी समा जाता है। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे यूके में मोटा मोटी लाइनें मैंने लिखी हैं क्योंकि पेपर के अंदर यहाँ पे बनना है नहीं, ठीक है, बट नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले 1542 हेनरी के टाइम की बात करें, 1542
हेनरी 8 एक्ट यहां पर एक बना था, दैट इज फर्स्ट बैंक्रप्सी लॉ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात हो रही है। डेटर वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ऑफेंडर। अच्छा, जो स्टार्टिंग में था ना यूके और यूएस में जो बैंक्रप्सी लॉ बने थे उसमें ना डेटर को क्रिमिनल मानते थे, मतलब क्रिमिनल मतलब ये चोर है, मतलब खत्म करो इसको, उसको मारते थे, समझ गया यार। अब का जो इंसॉल्वेंसी लो है, इंडिया वाला इंसॉल्वेंसी लो, जितने बच्चे भी रेगुलर बैच कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, सारे टीचर ने एक बात ये बात बताई होगी, अब का जो इंसॉल्वेंसी लो क्या है, वो क्रेडिटर्स को लेके चलता है, क्योंकि क्रेडिटर्स ने पैसे लेने हैं, किससे लेने, डेटर, बट वो डेटर को क्रिमिनल नहीं मान रहा, डेटर की सुसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं करवा रहा, वो डेटर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। यही तो है ना यार। हम इंसॉल्वेंसी में क्या पढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ना। एक बात बताओ नालायकों, आपने सीआईआरपी नहीं पढ़ा हुआ क्या? सीआईआरपी क्या होता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। वाइंडिंग अप तो बहुत बात की बात है, वाइंडिंग अप तो लास्ट स्टेज है, बट पुराने बैंक्रप्सी में क्या था, पहले मार खत्म ही कर दो इसको। रिवाइवल की तो बात, इसने मेरे पैसे मारे, मार 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 इसको, मारने की बात होती थी, अब मारने की बात नहीं होती। अब गवर्नमेंट करी भैया मरना मराना बाद में, पहले आप उसको इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने की कोशिश करो, रिवाइवल करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा देन फिर वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन की बात करेंगे। तो डेटर वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल एंड ऑफेंडर, नो डिस्चार्ज, नो रिलीज फ्रॉम डेटर, इवन फ्यूचर अर्निंग कुड बी सीज, खत्म, उसको जीरो कर देते थे। अर्ली नेचर ऑफ लॉ एंटायरली क्रेडिटर फ्रेंडली, सिर्फ क्रेडिटर को ध्यान रखता था। फोकस ऑन पुनिशिंग डेटर एंड सीजिंग उसकी एसेट, पर्पस डेट कलेक्शन, नॉट रिहेबिलिएशन, नॉट रिहेबिलिएशन, रिहेबिलिएशन की बात ही नहीं होती थी। फिर 18th सेंचुरी आई, 18th सेंचुरी शिफ्ट हुआ, लॉ स्लोली बिगन टू लूज देयर पुनिटिव नेचर, डेटर वर नॉट सीन ओनली एज ऑफेंडर, डेटर को ही ऑफेंडर मानना है ऐसा जरूरी नहीं है, उससे अब उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। 1705 में फर्स्ट लॉ टू गिव डेटर द राइट टू डिस्चार्ज, दैट इज फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, याद है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, आईबीसी के लॉ में हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा अगर डेट होता है तो फिर हम माफ भी कर सकते हैं। कि भाई एक बात बताओ यार, क्या चीज क्या अच्छी है भाई, एक बताओ चीज क्या अच्छी है? एक तो बंदे को मार दो, पैसा जीरो हो गया, एक बंदे को क्या बोलते हैं, चल तू काम शुरू कर, धीरे धीरे ही सही, कभी ना कभी तो देगा, एक बार हम तेरे को छोड़ रहे हैं, तू काम तो शुरू कर, या तो उसे काम ही शुरू ना कराओ, जो पैसे हैं वो तो पहले ही करे मैं दूंगा नहीं, और अगर उसको धंधा ही बंद कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे मेरे फादर हमेशा मेरे को एक बात बोलते हैं, मैंने कहा पापा इस पर्सन से इतने पैसे लेने हैं, तो कह रहे बेटे इकट्ठे नहीं देगा, 10-10 हजार करके दे रहा है, ले ले कुछ, ये बिजनेस का रूल है। और अगर मैं कह दूं कि भाई साहब मेरे को इकट्ठे चाहिए, बैठा रहे, मत काम करने दे उसको, ना वो काम करेगा ना तेरे पैसे आएंगे, काम नहीं खत्म, उसको काम करने का मौका दे, क्या पता तेरे 10-10 हजार पे करके कुछ तो उतरेंगे। तो वो यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट लॉ टू गिव डेटर टू राइट टू डिस्चार्ज और स्टिल लार्जली फॉर द बेनिफिट ऑफ, अभी भी क्रेडिटर्स के लिए बेनिफिट था। 1711 में एडिशनल राइट फॉर डेटर बट क्रेडिटर रिमेन द प्राइमरी बेनिफिशियरी। मॉडर्न इंसॉल्वेंसी लॉ जो है वो कह रहा है फोकस इज नो लॉन्गर ऑन एलिमिनेटिंग डेटर, अब डेटर को एलिमिनेट नहीं करते, एम इज रिहेबिलिएशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इफ पॉसिबल, कि हो सके तो उसका बिजनेस कंटिन्यू रहे, बिजनेस चलाते चलाते तो पैसा मिल जाए, वो अच्छी बात है। तो ये यूके की बात हो रही है, ठीक है। आप यहां से भी ऐसे भी रीड कर सकते हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक बना लूंगा, ये जो मैं समराइज फॉर्म तैयार कर रहा हूं उसमें पीडीएफ डालता रहूंगा, आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन यूके। अब यूके में करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? तो पहले तो 1986 से पहले इंसॉल्वेंसी लॉ इन यूके वाज स्केचर्ड इन मैनी एक्ट, मतलब स्केचर्ड इन मैनी एक्ट मतलब बहुत सारे एक्ट में डिवाइडेड था, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल एक्ट होते, जैसे याद है आपको मैंने कहा था इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी लॉ था तो मल्टीपल एक्ट थे, प्रोविजनल एक्ट हो गया, फिर प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट हो गया, फिर सिक्का हो गया, फिर आपका डीआरटी और सारफेसी एक्ट हो गया, फिर कंपनीज एक्ट में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होती थी, तो मल्टीपल है, फिर पार्टनरशिप में भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होती थी, वो फाइनली कंक्लूड करके आईबीसी बनाया। ऐसे यूके में बैंक्रप्सी एक्ट 1914, डीड ऑफ अरेंजमेंट एक्ट 1914, कंपनीज एक्ट 1948, कंट्री कोर्ट एक्ट 1959 प्लस कॉमन लॉ एंड इक्विटी प्रिंसिपल, ये सब लॉ होते थे। प्रॉब्लम द फ्रेमवर्क वाज फ्रेगमेंटेड एंड कंफ्यूजिंग, वही फ्रेगमेंटेड लॉ थे जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम थी।
कोर रिव्यू कमेटी ने क्या किया, रिकमेंडेड ए सिंगल मॉडर्न इंसॉल्वेंसी लॉ। फिर फाइनली यूके में क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी एक्ट बना 1986 प्लस में इंसॉल्वेंसी रूल 1986 इनेक्टेड टू यूनिफाई एंड रेगुलेट द एंटायर इंसॉल्वेंसी सिस्टम इन द यूके। अब बताओ, पढ़ हम इंडिया में रहे हैं, बता हमें यूके का रहे हैं, बट रिवाइज करना है, कुछ नहीं कर सकते जी। आगे जी, अब ये 1986 में क्या क्या कंसोलिडेटेड है, तो ये सारे एक्ट इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी, कंपनी की इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये सारी इंसॉल्वेंसी यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दी। फिर उस एक्ट में इन्होंने पता क्या किए, उस एक्ट में इन्होंने क्या किया, चैप्टर्स बनाए, ठीक है ना। अब जैसे उसमें क्या क्या देखो उन्होंने क्या डाला, दिस मेजर इन द यूके इंसॉल्वेंसी 1986 रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट टू emulate the rescue culture, a characteristics of corporate sector in US. There's a company voluntary arrangement, फिर administration और administrative receivership। अब कंपनी वॉलंटरी अरेंजमेंट का मतलब इन्होंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि भैया आपस में क्रेडिटर्स और डेटर्स बैठ जाओ, कितना पैसा दे सकते हो, कितना पैसा कम कर सकते हो, कितना तुम छोड़ सकते हो, कितना तुम दे सकते हो, ये अरेंजमेंट, इसका मैटर उस एक्ट में लिखा गया ताकि सामने बैठ के बातचीत की जा सके। भाई सामने वाला बंदे ने 50 लाख देना वगैरह, मैं 30 लाख दे सकता हूं, डन, 30 लाख सेटलमेंट करो। तो देखो वही है, इट प्रोवाइड अवे वेयर ए कंपनी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी कैन कम टू ए बाइंडिंग अरेंजमेंट विद इट्स क्रेडिटर। इट इज नेगोशिएशन ऑफ बाय कंपनी ऑफ द if the payments due to all its creditor or other form of financial structuring and it's subject to creditor meeting and approval 75, creditors की 75 अप्रूवल मिल जाती है तो फिर पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव, इन द सेकंड ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड बाय कोर्ट, फिर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा, फिर वो सेटलमेंट कब आएगा, भाई तुम्हें फाइनल पेमेंट कितनी करनी है, ये होता था। ये सारी बातें यूके की हो रही हैं जी। एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर थर्ड ऑप्शन जो परमिट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर बाय द सर्टेन क्रेडिटर, फिर एक क्रेडिटर रिसीवर अपॉइंट करेगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे काम होगा। ये सारी बातें यूके में हो रही हैं, इंडिया में कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अब वो अमेरिका में बता रही है, अमेरिका के अंदर भी सेम बताएंगे, अमेरिका के अंदर भी सेम यहां पर बताएंगे। मल्टीपल एक्ट थे, इन्होंने 3-4 एक्ट बनाए पहले, वो टेम्परेरी एक्ट बने, फिर धीरे धीरे, अच्छा फिर इसके अंदर भी देखो, यहां पे देखो पहले अमेरिका बीइंग ए कॉलोनी द यूनाइटेड किंगडम फॉलोड द इंग्लैंड बैंक्रप्सी सिस्टम एंड लाइक द यूके सिस्टम। मतलब वही सेम सिस्टम इन्होंने यहां से कॉपी किया और उसके बाद फिर इन्होंने अपने इंडिया मतलब यूएस में काम करना स्टार्ट किया। फिर बैंक्रप्सी लॉ इन्वॉल्व इम्प्रिजनमेंट अंटिल द डेट वर पेड और क्रेडिटर्स एग्रीड फॉर द रिलीज ऑफ द डेटर। मतलब क्रेडिटर्स के हाथ में थे डेटर, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक डेटर को रिलीज नहीं करेगा क्रेडिटर, ये बात होती थी पहले। द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन बैंक्रप्सी एंड डेट इन्फोर्समेंट लॉ एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस, पे इफेक्ट डलता था क्योंकि वहां पे कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। फिर कांग्रेस इनेक्टेड टेम्परेरी बैंक्रप्सी स्टैट्यूट 1841 1857 टू डील विद इकोनॉमिक रिसेशन। देयर वाज ए नॉट परमानेंट बैंक्रप्सी लॉ इन यूएस, कोई परमानेंट लॉ नहीं था जी, ठीक है। फिर बैंक्रप्सी रिफॉर्म 1978 में आया, सस्पेंडेड द नेशनल बैंक्रप्सी एक्ट 1890, वो सस्पेंड किया पुराना और नया फिर बैंक्रप्सी यहां पे लॉ स्टार्ट हो गया यूएस के अंदर। एंड एस्टैब्लिश बैंक्रप्सी कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड मेड प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट बैंक्रप्सी जज। अब यहां पे देखो जी, देखो री, अब यहां पे एक बार चेक करना, उसके बाद फिर यहां पे हमारा इंडिया का स्टार्ट होगा जी, और यहां से फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग करेंगे, तो यहीं से हमारे एग्जाम के अंदर आएगा जी, ठीक है। मैं मान के चलो कि यहीं से हमारे एग्जाम के अंदर आएगा, जो मेन हमारे एग्जाम का पोर्शन स्टार्ट होगा ना, आप ये मान के चलो यहां से हमारे एग्जाम का पोर्शन स्टार्ट होगा, ये राज यहां से, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां से हमारा फिर एक्ट स्टार्ट, देखो ये रहा सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, फिर हमारा आईबीसी कोड स्टार्ट हो जाएगा जी यहां से जी, ठीक है। अच्छा आज हमारा सैटरडे है ना, तो संडे को तो क्लास नहीं होगी, फिर मैं मंडे को मिलूंगा। मंडे को कैसे मिलूंगा, आपके अच्छे अच्छे कमेंट, कैसी लगी आज आपकी क्लास, कैसा लगा आपको टाइम टेबल शेड्यूल, और फिर आप साथ में ये भी बताएंगे क्या आपका प्लान है। मैक्सिमम बच्चे जो बोलेंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड में बस ये बेनिफिट होता है, इसको स्पीड फास्ट करके भी सुन सकते हैं, लाइव में वो काम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है आप कैसे इसको लेके चलते हैं, मैंने सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया जी, ठीक है। अब एक बार देखो यूएस वाला देख लो फटाफट से। अब यूएस में क्या है, तो वो कह रहे हैं जी इन यूएस ऑल बैंक्रप्सी इज कंट्रोल बाय वन फेडरल लॉ कॉल्ड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इट अप्लाई यूनिफॉर्मली ऑल द स्टेट्स, इट इज रिटन इन टाइटल 11 ऑफ द यूएस कोड
कोर्ट प्रोसीजर फॉलो द फेडरल रूल्स ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसीजर। अब इतने इन्होंने क्या किया, अब चैप्टर्स बना दिए इसके अंदर। जैसे याद है इंडियन इंसॉल्वेंसी में चैप्टर हैं, याद करो अलग अलग चैप्टर नहीं है, 5 पार्ट हैं, फिर 5 पार्ट में अलग अलग चैप्टर हैं। याद नहीं आ रहा क्या? अबे नालायकों, पार्ट नंबर 2 जो है सेक्शन 4 से लेके 77 तक, उसमें 7 चैप्टर नहीं आते कि पहले में सेक्शन 4 कवर होगा, 4 से 5, फिर यहाँ पे सेक्शन 6 से लेके 32 तक कवर होगा, फिर 33 से 52 तक कवर होगा, फिर 50 ऐसे 50, फिर 55 की सीरीज आएगी, फिर आगे 56 से आगे चलेगा। चैप्टर्स नहीं अलग अलग होते, वही चैप्टर्स इन्होंने बनाए यूएस के अंदर, जो फिर इंडिया वालों ने उसको फॉलो किया। तो चैप्टर्स क्या बनाए थे? 6 चैप्टर बनाए थे। जैसे चैप्टर नंबर 7 लिक्विडेशन कैसे होगा, 9 म्युनिसिपैलिटीज के लिए, अगर कोई म्युनिसिपैलिटीज को प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 9 में आए। चैप्टर 11 रीऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के लिए बनाया इन्होंने। चैप्टर 12 फैमिली फार्मर्स और फिशरमैन, जो फैमिली फार्मर्स हैं और फिशरमैन है वो चैप्टर 12 में अपनी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाएं। 13 वेज अर्नर प्लान, जो वेज अर्नर प्लान मतलब जो लेबर है उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बनाया जी, इंडिविजुअल की रेगुलर इनकम के लिए। चैप्टर 15 बनाया क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मतलब जो बाहर वाली कंपनी, मान लो मैंने बाहर वाली कंपनी को पैसा दिया, उसने पैसा डिफॉल्ट कर दिया, उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व कैसे करना है, उसके लिए यूएस में चैप्टर 15 बनाया। तो ये यूएस का इंसॉल्वेंसी लॉ है सारा, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे किसी काम का है नहीं। अब यहां से फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया। अब देखो वही प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी 1909, ठीक है, फिर प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी 1920, ठीक है। अब वर 2 मेजर एक्ट थे उस टाइम पर, ठीक है, जो लगते थे। अब यहां पर एक तो प्रेसिडेंसी टाउन कैलकाटा के लिए लगता था, और फिर बाकी अदर रेस्ट इंडिया के लिए, मतलब कैलकाटा जो एक्चुअल में अंग्रेजों की राजधानी थी ना, आपको पता है, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया था कि अंग्रेजों की राजधानी होती थी, तो उसके लिए अलग था, और बाकी रेस्ट इंडिया के लिए अलग था। तो ये वही कहानी इन्होंने यहां पे बता रखी है कि क्योंकि ब्रिटिश टाइम की बात है ना, उस टाइम तो अंग्रेजों का राज था हमारे देश के ऊपर। ये देखो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, फिर प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट, फिर पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक्का, फिर वही डीआरटी और सारफेसी, ठीक है, और फिर कंपनीज एक्ट, इन सब में इंसॉल्वेंसी आते। और फिर फाइनली याद है, याद करो मैंने कहा था 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। एग्जीक्यूटिव में टैक्स में इतना तो याद आ रहा होगा। तो लिस्ट 1 से हमारे वो इनकम टैक्स बना था, ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लिस्ट नंबर 2 में था। जीएसटी किसी भी लिस्ट में नहीं था। याद है मैंने वहां पर कहा था एक लिस्ट 3 होती है, लिस्ट 3 में कोई भी टैक्स नहीं है। तो इंसॉल्वेंसी का लॉ लिस्ट 3 से बना हुआ है। देखो एंट्री नंबर 9 कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि बनाने वाली दोनों हैं, इन 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ये है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, इस लिस्ट से बना हुआ है जी। ये आपको मैंने रेगुलर बैच के नोट्स में लिखवाया भी होगा, अगर आप चेक करोगे ये चीजें आपने लिखी होंगी जी। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग कमेटी बनाई गई, ठीक है जी। 1964 में थर्ड लॉ कमीशन, 1981 19 नरसिम्हा कमेटी बनी, ये सारी कमेटी बनी। ये कमेटीज भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर इस लॉ की नीड क्यों बनी? ऑब्वियस सी बात है, नीड क्यों पड़ी? आपको मैंने कहा था बहुत सारे टाइम लगता था इंडिया में इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में, एक एक कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने में 4.5 साल लगते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, 4.5 साल 5 साल 6 साल एक कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजोल्व नहीं हो रही। तो वर्ल्ड बैंक बोलता था भाई साहब इंसॉल्वेंसी रिजोल्व कैसे होगी? फिर अलग अलग एक्ट में इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी अलग, कंपनी की इंसॉल्वेंसी अलग, पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी अलग, अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग कोर्ट थे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और फिर जितने में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होती थी उतने में वो धंधा ही खत्म हो जाता था। आप खुद सोच के बताओ, 6-5 साल में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व हो रही है तो सामने वाली कंपनी से पैसे कितने ले पाओगे? उसकी तो गुडविल ही खत्म हो गई। उसकी तो आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है। अगर मैं 6 महीने यूट्यूब पे नहीं दिखूंगा, मैं गायब हो जाऊंगा, लोग बच्चे मुझे भूल जाएंगे। सर ये जनरल नेचर है भाई। आप जितना दिखोगे बार बार उतना ही आप लोगों के दिमाग में रहोगे। दिखना बंद तो दिमाग में बंद। तो 5 साल में इंसॉल्वेंसी रिजोल्व कर रहे हो, कंपनी दिख ही नहीं रही, तो क्या कर लोगे आप उसको? इसलिए यहां पे नीड पड़ी थी यहां पे। और फिर फाइनली इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉ लेकर आया गया। ये पुराने लॉ सारे खत्म किए गए और फिर जाके इंडिया में यहां पे लॉ लाया गया। देखो ये साइलेंट फीचर है, लॉ आर एज फॉलोज। यहां पे अब ये पॉइंट निकल के आएगा। अब इसको आगे जाके देखेंगे। तो यहां तक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से फिर हमारा इंडिया का इंसॉल्वेंसी लॉ स्टार्ट होगा। तो यहां से फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। देखो वही आगे ना, देखो 5 पार्ट याद है, 5 पार्ट हो गए, मैंने आपको बताया भी। देखो पार्ट नंबर 2 याद है, वो सेक्शन नंबर 4 से लेके 77 तक,
ठीक है। अब यहाँ वैसे 77A होगा, इन्होंने 77 लिखा है, यहाँ 77A है। देखो टोटल मिला के 5 पार्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो वही बात है ना, यहां से बस स्टार्ट हो गया जी आपका। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम मंडे को 9 बजे जी। ठीक है, आपके पास संडे का भी टाइम है, आराम से समय को सोच के बता देना। तब तक के लिए वीडियो देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी और आप एक्साइटेड हैं या नहीं है मेरे साथ आईबीसी के लिए। अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।